और सबसे पहले बात दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करने की होगी। उनकी टीम रोजगार दिलाने की योजना पर काम करेगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी और कांग्रेस पर मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। इस पार्टी के प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी और बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी सुर में सुर मिला के, ताल में ताल मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों एक ही बातें करते हैं। एक कंप्लेंट करता है, दूसरा उस पर कार्रवाई करवाता है। एक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो दूसरे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रवेश वर्मा जी और संदीप दीक्षित जी मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज है। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि पश्चिमी दिल्ली की जनरल कैटेगरी की सीट है। क्या है तिलक नगर का चुनावी मूड, मिजाज, माहौल, जायजा लिया, देखिए। आम आदमी पार्टी के 3 बार से विधायक जरनैल सिंह यहाँ पर लोगों के बीच आ रहे हैं। चूंकि अब वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, तो पिछले 15 साल में क्या कुछ बदलाव किया इस इलाके के लिए, कौन से बड़े काम किए गए, तो इसका पूरा ब्यौरा हम खुद उन्हीं से ही लेंगे। तो सर, 15 साल 3 बार आप यहाँ पर रहे और अब चौथी बार एक बार फिर से आपको मैदान में उतारा गया है। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी कॉलोनियां भी थी जहाँ आज तक सीवर और पानी की लाइन ही नहीं डली थी। तो उन 65, 70 साल पुरानी कॉलोनी के अंदर पानी सीवर की लाइनें डलाई। एक मुझे तो बड़ा अच्छा काम लगता है जो लोगों के आदेश से मैं कर पाया कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कूड़े का खत्ता होता था, कूड़े के पहाड़ थे। उस जगह को हमने एक सुंदर पार्क के अंदर तब्दील किया और लोगों के पास जो खेलने की सुविधाएं हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन थी। यही वजह है कि लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो मैंने वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करवाया, जिसमें पहला फेज स्टार्ट भी हो चुका है। तो चौथी बार आप आ रहे हैं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता लेके आ रही है और तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब। जनता से जानते हैं कि पिछले सालों में क्या काम हुआ है, उनके इलाके का कितना विकास हुआ है, क्या कुछ इनको और कमियां लगती हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। ये सब सवालों के जवाब हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। कि अपने काम के दम के ऊपर ये वोट मांग रहे हैं और वो केजरीवाल जी भी कहते हैं भाई कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो। जनता ने ही उन्हें चुना है, जनता के ही वो विधायक है। कितनी बार आप उनसे मिली हैं? क्या उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, अपनी समस्याएं रखना आसान है, या फिर आपको लगता है कि फोन करो और वो अवेलेबल नहीं रहते? नहीं, जब मिलने जाते हैं, टाइम लेके जाते हैं हम लोग, तो सबसे अच्छे से आराम से मिलते हैं और बात सुनते हैं। अच्छा, इस इलाके में जब मैं दूसरे लोगों से बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा कि रात को जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो एक कंसर्न है। चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि विधायक को और ज्यादा आगे आकर इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें, लोगों की किसी चीज की जान माल की हानि ना हो? बिल्कुल, इन बातों को देखकर विधायक जी को ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा गेट एक सबसे बड़ा पर्पस था जिससे हमारे यहाँ की चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने हमारा काम किया, मोस्ट वेलकम, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले काम जो भी है हमारे, वो प्लीज जरूर करें। और वो हमारी बातों को सुना, हमने उनसे टाइम लिया, उनके पास गए और आए। हाँ, हम लोग अपने दूसरे MCD वालों के पास भी गए, उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट करी। जैसे हमारे यहाँ पे पेड़ों का काम बहुत था, कटिंग का,
लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। हम कुछ 8-10 लेडीज ने मिलके उसको हमने अपनी पर्ची लगाई, एप्लीकेशन लगाई, हम लोग वहाँ जाके देख के आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसको हमने अभी कंप्लीट कराया। अच्छा, ये बताएं, ये तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनके बारे में आप लोगों ने बातचीत की, अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो और भी उम्मीदवार मैदान में है, कोई कुछ कहना चाहेगा उनके बारे में? जो काम करेगा वो वोट लेगा। अब जनता अवेयर हो चुकी है, जनता वो नहीं है कि 4 साल बाद जो हमारे एमएलए आ रहे हैं या काउंसलर आ रहे हैं या एमपी आ रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं अभी वोट देनी, वो मतलब नहीं है। जो को काम करेगा उसको वोट पड़ेगा। इससे पहले जो श्वेता सैनी जी जो बीजेपी से खड़ी हुई है वो हमारे यहीं से काउंसलर भी थी, उसके बाद वो जब हटे तो उनकी जगह हरीश ओबराय जी बने। तो आपके सामने ही मैडम पार्क की हालत देख लीजिए, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। और दिल्ली में कौन है किंग मेकर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा। बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट में देरी पर इसकी भरपाई के लिए एक खास फंड का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर की डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ अभी भी निजी निवेशकों की दिलचस्पी उतनी नहीं है जितनी की ज़रूरत है। और जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि निजी निवेशक जो होते हैं उनको कई बार इस बात की चिंता सता रही होती है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुए वो किसी वजह से अगर अटक गया तो उनकी बहुत भारी रकम जो है वो फंस जाती है। इस वजह से वो हिचकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से। अब इस हिचक को दूर करने के लिए सरकार एक खास इंतजाम करने की तैयारी में है। वो ये कि सरकार एक रिस्क कवर फंड बना सकती है और उसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। इस रिस्क कवर फंड का मकसद ये होगा कि जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, वो अगर किसी सरकारी वजह से देरी हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर जमीन अधिग्रहण मिलने में देरी होती है, पर्यावरण मंजूरी मिलने में देरी होती है, दूसरी कागजी कार्रवाई में देरी होती है और एक समय से ज़्यादा देरी हो जाती है, तो उनको जो नुकसान होगा डेवलपर को, इन्वेस्टर्स को, उस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी। इसके एक रकम का आवंटन किया जा सकता है बजट में और इसका मुख्य मकसद ये है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और बजट से हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। बात अगर करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर की बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बता रहे हैं यतिन मोता। तो क्लियरली अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर ऑयल एंड गैस, पावर, ये सब सेक्टर्स आते हैं। और सबसे पहले पावर की बात करें क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां सरकार बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का विजन है कि 2030 तक 500 गीगावाट यानी 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल स्पेस में हो, खास करके सोलार में हो। तो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स जो है यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो सोलार सेक्टर के लिए लाई जाएँ। सोलार सेक्टर से रिलेटेड जो पुर्जे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ावा दिया जाए। पीएम सूर्यघर योजना है, जो सोलार रूफटॉप योजना है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए और यहाँ आवंटन बढ़ाया जाए, ये बाजार की उम्मीदें हैं। ट्रांसमिशन और इंफ्रा ग्रिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही नई कैपेसिटी आती है आपको ग्रिड के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं एनर्जी को कैरी करना पड़ता है। तो जो पावर ग्रिड सिस्टम्स हैं इनको भी दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है बड़े कदम उठा सकती है इस बजट में। और स्मार्ट मीटरिंग एक ऐसा बड़ा मौका है सरकार के पास जिसके कारण जो टीएनडी लॉसेज हैं और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हेल्थ हैं इसको सुधारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है सोलार सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। अगर हम इंपोर्टेड कोल की बात करें, पावर इक्विपमेंट्स की बात करें तो थर्मल सेक्टर को कहीं ना कहीं इसके अंदर ड्यूटी कट करके एक राहत दी जा सकती है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो बड़ी उम्मीदें हैं बजट से। कहीं ना कहीं जो सेस सरकार ने निकाला है उसके बाद जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स लाई जा सकती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में खास करके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो नए गैस वेल्स हैं इनसे प्रोडक्शन निकलने पे आपको शायद कोई बेनिफिट मिले, ऐसा सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया जा सकता है। तो ये जनरल एक्सपेक्टेशन है पावर सेक्टर से और पेट्रोलियम सेक्टर से बजट के अंदर। और पिछले बजट से लेकर इस बजट तक, आने वाले बजट तक एनर्जी शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा, बता रही हैं मिताली।
तो 23 जुलाई 2024 को जब ये बजट आया था उससे 23 जनवरी की अगर बात करें तो सेंसेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 में 5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो स्पेसिफिक निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्सेस है यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बनता नजर आया। निफ्टी एनर्जी 19% गिरा और वही निफ्टी ऑयल एंड गैस में 14% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर बात करें तो अडानी ग्रीन 40% डाउन है बजट के उस दिन से आज तक। केपीआई ग्रीन एनर्जी में 40% की गिरावट, अडानी पावर में 24%, इरडा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, इस सब में भी 16 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली है बजट के दिन से आज तक। सुजलॉन की बात करें तो वहाँ पे 3% और बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करें तो 7% की यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर हम ऑयल पर्टिकुलरली सेक्टर्स की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 27% की गिरावट देखने को मिली, कैस्ट्रॉल इंडिया में 26%, साथ ही गुजरात गैस, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफ़ी प्रेशर में नजर आए। लेकिन एक स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो है यहाँ पे 12% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है इस पूरे पीरियड में। और बजट से कामकाजी महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए ऐसी महिलाओं से बात की दीपाली नंदा ने। सीएनबीसी आवाज की बजट यात्रा पहुंच चुकी है कनॉट प्लेस और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये शिवाजी स्टेडियम का इलाका है और इसके आसपास कई सारे ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स में महिलाएं काम करती हैं। तो कामकाजी महिलाएं आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं, इसी पर ही हम वर्किंग वुमेन से ही सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है वित्त मंत्री से। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या चाहती है कि वित्त मंत्री महिलाओं के लिए, खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए कदम उठाएं? मैम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वित्त मंत्री जी से कि जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे हमारी महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, सेम उसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में भी वो हमारे जो टैक्स का स्लैब है वो एटलीस्ट 7 लाख से बढ़ा के 9 लाख तो कर दें, क्योंकि वो मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल जीएसटीज लग रही हैं जिस वजह से हमारी इनकम से हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को कंप्लीट करने में वो हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट वो हमारे इनकम का स्लैब इंक्रीज कर दें। ओके, तो मैम आप बताएं, आप वर्किंग वुमेन हैं और घर भी संभालती होंगी आई एम श्योर, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? यस, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और उसमें जो भी मेरी सैलरी है उसमें से मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टैक्स पे करना होता है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, उसमें भी 1.5 लाख की ही छूट है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ उसमें और हमें छूट मिल जाए जिससे हम अपनी फैमिली को या कुछ सेविंग्स हैं वो भी कर पाएँ, क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ तो मैं सेविंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके आगे अगर टैक्स इतना बढ़ता जाएगा तो मैं कैसे सेविंग करूँगी? तो यही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी छूट मिले हमें। ऑलराइट, तो आप बताएं, आप भी काम करती हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार बजट में कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाएं? मैम, फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी कि आप जैसे हम सब जानते हैं कि महंगाई अभी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्सेस वगैरह हमारे इनकम पे कितने ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोन्स वगैरह हो गए, पर्सनल लोन, होम लोन्स, अगर कोई फीमेल लाइफ अपने नाम पे होम लोन लेना चाहे या पर्सनल लोन लेना चाहे तो एटलीस्ट उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाए फीमेल लाइफ्स के लिए, क्योंकि वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट की रजिस्ट्री पक्की हो या फिर कुछ ऐसा हो, किसी पे पावर ऑफ अटॉर्नीज भी होती है जिसपे उन्हें पर्सनल लोन ही लेना पड़ता है, होम लोन नहीं ले सकते वो लोग। तो पर्सनल लोन के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 14%, 15%, मतलब महिलाओं को कुछ अलग को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन, होम लोन्स पे। मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो इस बजट में। तो आप बताएं, आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? मैम, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि महंगाई दरें जो इतनी बढ़ती जा रही हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिड्यूस हम लोगों को मिले, बिकॉज आप देख ही रहे कि किचन के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं। लास्ट अगर हम 5 से 6 साल पहले की बात करें जो कि 10-12 हज़ार में हमारे एक्सपेंस हो जाते थे, आज 20 से 25 हज़ार रुपये में भी हम अपने किचन के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी के चलते बहुत ज़्यादा हम मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत परेशानी आ जाती है। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टैक्सेशन में छूट हो, बाकी हमारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उनमें थोड़ी सी छूट मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग अपना खर्चा वगैरह सभी सही से चला पाए। आप बताएं, आप भी काम करती हैं, नौकरी करती हैं और जिस तरह से आप बता रही थी कि आपके करियर की शुरुआत हुई है, तो आप वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं? खासतौर पर अगर हम HRA की बात करें उसमें आप छूट की बात कर रही थी।
मैम बेसिकली मेरा ये कंसर्न था कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मेडिक्लेम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मेडिक्लेम में कुछ पॉइंट्स हैं उनके कि आपको एडमिट होना इम्पोर्टेंट है, जब तक आप एडमिट नहीं होंगे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है, अपना घर भी देखती है, मैं भी अकेली नए शहर में रहती हूँ, सब चीज खुद करती हूँ। तो अगर कोई ऐसा स्लैब रखना चाहिए, ऐसे अगर 10,000 से ऊपर का आपका कोई खर्चा है मेडिक्लेम में, तो गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराए, कुछ पैसा रिम्बर्स्ड कराए उनके लिए, या 15,000 से ऊपर का कोई खर्चा है तो उसमें कुछ रिम्बर्स्ड कराए। तो बेसिकली ये है कि उसमें ये स्लैब हटा के कि आपको एडमिट होना कंपलसरी है, उस स्लैब को हटा के थोड़ा सा पैसे का कोई स्लैब रखना चाहिए कि 10,000 से ऊपर का खर्चा है तो आपको कुछ ना कुछ रियम्बर्समेंट मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि आप एक तरफ मेडिक्लेम का प्रीमियम भी दे रही हो, दूसरी तरफ जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जो 1 दिन का रूल है वो मानना जरूरी होता है। तो किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं कामकाजी महिलाएं वित्त मंत्री से, ये हमने आपको दिखाया और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है और जानेंगी कि महिलाओं को एक्चुअल टैक्सेशन में किस तरह की राहत देने से उनके लिए कुछ 1 स्टेप आगे की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तमाम मांगे और उम्मीदें हमने आपको दिखाई। दीपाली नंदा, दिल्ली। और बजट यात्रा का अगला पड़ाव दिल्ली का मशहूर लाजपत नगर मार्केट। शॉपिंग कर रहे लोगों से बात की संवाददाता रोहन सिंह ने, कोशिश की ये समझने की कि बजट से वो क्या चाहते हैं। बजट यात्रा में हम आ चुके हैं दिल्ली के एक मशहूर शॉपिंग डेस्टिनेशन लाजपत नगर मार्केट में, और जो लोग शॉपिंग करते हैं उनकी खास नजर बजट पे रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है। तो लोग क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। हम जो सैलरी पर्सन है उसके लिए मेन प्रॉब्लम है टैक्स की। तो टैक्स के ऊपर कोई गवर्नमेंट कोई उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान है। जो ये सब्जियां हैं, राशन पानी है, महिलाओं के लिए तो क्या है, किचन का बजट ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो कम होना चाहिए, हर चीज सस्ती होनी चाहिए उस मामले में। बजट के मामले में मैं ये कहूंगी कि ये जो बजट आता है ये या तो बहुत लो क्लास के लिए आता है या फिर बहुत हाई क्लास के लिए आता है। इसमें जो मिडिल क्लास में लोग होते हैं ये सफर नहीं कर पाते हैं। जितना मतलब जो आज हम जो चीज कुछ टाइम पहले हम 5 रुपए में लेते थे, अब हमें वो 20 रुपए में मिल रही है। तो इसीलिए वो बजट तो डबल ट्रिपल और 4 गुना होता जा रहा है। तो इसीलिए वो हर चीज पे इफेक्ट करता है इस चीज का, और जो जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उस चीज को तो सस्ता करती है, लेकिन जिस चीज की हमें बहुत जरूरत है उसको बहुत महंगा कर देती है कि इसके बिना तो चल ही नहीं पाएगा। हम हाउस होल्ड हैं, हम हाउस की लेडीज है नॉर्मली, तो घर से देखा जाए मतलब नॉर्मली हम घर पे छोटी छोटी चीज भी, नमक को ही ले लो कितना महंगा हो गया है, कुछ भी तेल भी ले लो कितना महंगा, जो डेली यूज का चीज है वो डे बाय डे इतना महंगा हो रहा है। तो मैं तो मोस्टली यही बोलूंगी कि मतलब एटलीस्ट जो हमारा हाउस होल्ड चीज है उसको थोड़ा लाइट करे, वो करे कि हम जो मिडिल क्लास है, क्योंकि हम तो एक सैलरी बेसिस में करते हैं वर्क, हमारा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो हम उस हिसाब से मैनेज करते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे स्टूडेंट की जो भी चीजें होती है लाइक एजुकेशन से रिलेटेड या उनके फ्यूचर से रिलेटेड उस पर टैक्स ना हो बेसिकली, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा टैक्स से रिलेटेड लाइक स्टूडेंट परेशान रहते हैं, और जो उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं या उनके पेरेंट्स रहते हैं वो चुकाने में, उस आय को चुकाने में सामर्थ्य नहीं रहते। लोगों की मदद के लिए तुम तो बोले टैक्स में छूट दीजिए, और टैक्स बहुत सा चीज में जीएसटी जो है वो भी कम कीजिए, और क्योंकि जीएसटी बहुत सा ऐसा है कि हम लोग 2 बार 3 बार देते चले जाते हैं, उसको एक बार कहीं पर भी होना चाहिए। वाकई टैक्स बहुत ज्यादा करके लिया जाता है ऑलरेडी। हम लोग बहुत तरह का जैसे मार्केटिंग, जैसे हम खरीदारी करने आते हैं, शॉप पे जाते हैं, ऑलरेडी हम जीएसटी वैसे पे कर ही रहे होते हैं। और महिलाओं के लिए तो हम स्पेशली चाहते हैं कि उनको रिलैक्सेशन होना ही चाहिए, जितना है उसे और बेटर दिया जा सकता है उनको, ठीक है। मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा सफर करता है। बात करते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 115 पॉइंट चढ़कर 76,520 पर और निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 23,205 पर बंद हुआ है। वहीं 2 दिनों की गिरावट के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखने को मिली है। और सोने की चमक भी लगातार दूसरे दिन कायम है। घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 80,100 रुपए के पार निकल गया है। इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $2,700 प्रति आउंस के
पार निकल चुके हैं। भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती खरीदारी, रुपए में गिरावट के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ इसके उलट वायदा में गोल्ड के भाव में नरमी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि 2025 की पहली तिमाही में सोना 85 से 86 हज़ार रुपये का रिकॉर्ड हाई लेवल छू सकता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलग अलग मोबाइल डिवाइस से ओला उबर पर अलग अलग किराया बताए जाने के मामले में सरकार ने दोनों ही कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया है। कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि एक ही जगह के लिए अलग अलग स्मार्टफोन पर ओला और उबर के किराए अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S25 को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी S25 शामिल हैं। इनकी कीमत 80,999 रुपये से शुरू होती है, जो 1,65,999 रुपये तक जाती है। तीनों स्मार्टफोन की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में क्या है खास, बता रही हैं शिबानी घरत। सैमसंग ने ऑफिशियली अपनी S25 गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च की है। फोरफ्रंट में इस डिवाइस के है ये सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। इट इज कस्टमाइज्ड विद ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट। पीछे की तरफ एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। एंड अपग्रेडेड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा विद 5x ऑप्टिकल जूम एंड 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम। फोन बनाया गया है टाइटेनियम से। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 इंपैक्ट प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। अभी डिस्प्ले का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। इस साल 6.9 इंच का डिस्प्ले है, रिड्यूस्ड बेजल्स है और 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। अभी ये जो डिवाइस है 12 GB की रैम के साथ आता है, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB के स्टोरेज ऑप्शंस के साथ आता है। कई सारे नए AI फीचर्स इस साल आपके डिवाइस पर आएंगे। अभी One UI जो है वो जो पूरी की पूरी गैलेक्सी S25 सीरीज है उसमें कॉन्टेक्स्ट को समझने में, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है। AI एजेंट्स भी ओवरऑल जो गैलेक्सी S25 सीरीज को चाहे वो इंटरप्रेट टू टेक्स्ट, स्पीच, इमेजेस वगैरह समझना काफी आसान हो गया है, काफी नेचुरल फील करता है। जो जेमिनी है, साइड बटन को प्रेस कीजिए, कई सारे एक्शंस आप सीमलेसली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके फोन के साथ आप सीमलेसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही शानदार फीचर ऑडियो इरेजर आपके डिवाइस पर आया है, जो अनवांटेड बैकग्राउंड साउंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ आसपास मेरे बहुत ज्यादा नॉइज है, उसे निकालने में, उसे मिटाने में, उसे कम करने में मदद करता है। ऑल ऑफ दिस स्टार्टिंग एट $1,299 खास S25 अल्ट्रा के लिए। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जो सुबह विजय चौक से लाल किले तक पूरी हुई। अभ्यास के दौरान भीष्मा टैंकर, T-90 ब्रह्मोस मिसाइल और ऑल टेरेन चेतक व्हीकल देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते दिखे। साथ ही कई राज्यों की झांकियों ने आज अभ्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की महाकुंभ वाली झांकी चर्चा का विषय बनी। गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों भारतीय सेनाएं पूरी तैयारियों के साथ परेड में हिस्सा लेंगी। इसी कड़ी में पेट्रोलिंग में भारतीय सेना का सच्चा साथी ऑल टेरेन चेतक का जायजा लिया हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। रेगिस्तान हो या पहाड़ी वाला इलाका हो, और युद्ध के मैदान में जल्द से जल्द बेहतर तरीके से वहां पहुंचना वो बेहद जरूरी होता है। और विशेष तौर पे ये वाहन देखा जा सकता है जो भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है। ये है चेतक। लेकिन चेतक के जो खूबियां हैं, जिस तरह से खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, बेहद आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है, ये भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके बारे में समझते हैं। चेतक ऑल टेरेन व्हीकल जो है, इसके बारे में क्या क्या खूबियां हैं, इसको समझते हैं। कैप्टन हमारे साथ में, सियाग हमारे साथ में हैं।
मैं जानना चाहूँगा इसकी जो खूबियाँ हैं, किस तरह की खूबियाँ हैं और हमारे भारतीय सेना के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। हाँ जी, सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम ही है ऑल टेरेन व्हीकल। तो ये किसी भी टेरेन में, जैसे कि किसी भी तरीके का ज़मीन हो, चाहे पथरीली इलाका हो, चाहे दलदली इलाका हो, चाहे ऐसे पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे आपका जो ग्रेडियंट होता है स्लोप का वो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे नॉर्मली आम तौर पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। तो ऑल टेरेन व्हीकल होने की वजह से मैं इन सारे इलाकों में आराम से जा सकता हूँ। और चाहे मेरी कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो, आर्म्स एम्यूनिशन इक्विपमेंट शिफ्ट करना हो, या मैन पावर को शिफ्ट करना हो, या मेरे को अपना राशन और खाने पीने का सामान ऐसी जगहों में शिफ्ट करना हो जो कि आमतौर पर वहाँ पे रोड और ट्रैक नहीं बनाए जा सकते, या मौसम की वजह से वहाँ पे रोड और ट्रैक जो हैं वो अभी है नहीं, तो उन हालातों में या उन स्थितियों में ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो मेरी कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाती है। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें ये टोटल 4 सीटर है, 1 ड्राइवर प्लस 3 क्रू मेंबर्स। तो अगर कोई भी सिचुएशन डेवलप होती है जिसका मुझे तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करना है, तो ऑल टेरेन व्हीकल उस रिस्पॉन्स जो टाइम होता है जो बहुत क्रिटिकल हो जाता है किसी भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए या ऑपरेशनल रिजल्ट के लिए, तो वो मेरा ये टाइम बहुत रिड्यूस करता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।